देखो जी, क्लास 11th, देखो हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। अब देखो ग्रेविटेशन ना बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। अब ग्रेविटेशन के अंदर कैपलस का लॉ भी आएगा, ग्रेविटेशन के अंदर गैलीलियोस के लॉ भी आएंगे, ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन्स के लॉ भी आएंगे। लेकिन मैं ना मतलब आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से सिखाता हूँ। आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से ग्रेविटेशन का आपको जो पता है वो चीज क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है? मतलब आप ये कहते हो कि बेसिकली एक तरीके का फोर्स है। तो ग्रेविटेशन क्या है आपके पास? एक तरीके का फोर्स है और इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा? अट्रैक्शन का होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस चीज का? अट्रैक्शन का होगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? मासिव ऑब्जेक्ट्स होंगे। इन मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होगा कैपिटल एफ, किस पे डिपेंड करता होगा? पहले ऑब्जेक्ट के मास पर, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास पर। ये डिपेंड करता होगा 1/r² पर। इतना आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पढ़ा है आपने। आपने कहा प्रोपोर्शन की जगह अगर आप इज इक्वल टू लगा दो तो ये बन जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में कितना होता है? r² बन जाता है। ये आपने जो 9th में पढ़ा है आपने। अभी तक जो चीज आपने 9th में पढ़ी है तू सीखना चाहे सीख भी ले। तेरे को सिर्फ तेरे को सीखना है सीख भी ले। 9th के टॉपिक से शुरुआत करते, लेकिन हम इसे 11th तक खत्म कर देंगे आज। 11th के बिल्कुल अलग ही है। तो हमारे पास F हमारा कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r² बन जाता है। अब इसमें कैपिटल G क्या होता है? अर्थ का रेडियस। कैपिटल G होता क्या है? ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है, हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल देखो प्रथम, जो बुक के अंदर लिखा है ना आपके, इसमें किसका रेजिस्टेंस 0 होता है? प्रैक्टिकली किसी भी चीज का रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता है ना। इसके लिए मतलब मैं वो कराता हूँ जो तुम्हारे को मतलब जो सही होता है। कुछ भी नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो कोई भी चीज का रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता। तो सही चीज क्या आपके जो प्रदीप सिखाती है आपको, वो समझ के करना पड़ता है। तो देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना होता है? -11 होता है। यूनिट क्या होगी इसकी? सर न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी गलती करता है, बाकी सही बता रहा है। मैम कैपिटल जी निकालना है, तो कैपिटल जी क्या होगा? एफ के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? सर मैं बताऊं, r²। उसकी डिवाइड में कौन आएगा? m1 m2। तो कितना होगा आपके पास? न्यूटन के मल्टीप्लाई में आएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा? किलोग्राम। 2 बार आना होगा किलोग्राम का स्क्वायर, जिसे केजी की पावर -2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी यूनिट होती है। मुश्किल है आता, ये हमें याद रखना है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में। वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ क्यों फॉल होते हैं? अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ फॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका मास ज्यादा रहता है अर्थ का। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है वो कोशिश करता है कि वो अट्रैक्ट करे, पर वो हो नहीं पाता, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, देखो हमारे पास कहते हैं ऑब्जेक्ट ही अर्थ की तरफ क्यों फॉल करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान समझो, आपके पास में जो फोर्स लग रहा है आपका अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या फोर्स होगा? वो होगा कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, अपॉन में अर्थ की रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर तक होता है, बहुत हायर साइड पे 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर तक आपके पास में है, तो मतलब आप कितने ऊपर चले जाओगे? 100 किलोमीटर ऊपर तो जाना बहुत बड़ी बात होगी ना अर्थ की सरफेस से। तो आप जितना भी ऊपर हो, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है ना। तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हो कि ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी है, किसी बिल्डिंग पर है या कहीं पर भी है, तो आधी स्क्वायर ही है, डिस्टेंस आ रही है। ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। सन का डिस्टेंस मैं आपके घर से मेजर करूं जो कि एनआरआई कॉलोनी में है, या मैं मेरे घर से मेजर करूं जो पाम बीच पर है, तो इन दोनों से आपके पास में
किससे ज्यादा पास होगा सन? सन ज्यादा पास किसके होगा? भाई देखो, मेरे को तो आएगा, मेरे घर से ज्यादा पास है। क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठ के देखता हूँ जितने भी लोग पार्क में, लोग दूर दूर से आते हैं पार्क में आकर सन को देखते हैं। अगर अगर उनके घर से ज्यादा पास में होता तो पार्क में क्यों आते? तो मेरे को लगता है मेरे घर से ज्यादा पास में, क्योंकि मेरे घर के सामने पार्क है और पार्क से आपके पास में लोग रोज सुबह आकर सन को देखते हैं। अगर इसका मतलब सन सबसे पहले हमारे घर के सामने निकलता होगा। ये बेकार की बात है। सन का डिस्टेंस अगर आप आपके घर से मेजर करो, मेरे घर से मेजर करो, आप उसको इंग्लैंड से मेजर करो या अमेरिका से मेजर करो, हर जगह से सन का डिस्टेंस आपको बराबर ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो ना, सन का डिस्टेंस अर्थ से मेजर कर रहे हो, उस इतने लंबे डिस्टेंस के कंपैरिजन में इंग्लैंड और अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इंडिया और अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो सन के कंपैरिजन, मतलब सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, उसके कंपैरिजन में आपका घर और मेरा घर तो बहुत ही ज्यादा पास में है, तो डिस्टेंस से लगभग बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज करा और हमने क्या लिखा, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो होगा कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। हाँ है ना? बताओ, है ना? 2 मिनट बाद बताओ। अब आप मुझे बताओ, अर्थ इस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही होगी या रिपेल कर रही होगी? अट्रैक्ट कर रही होगी। ऑब्जेक्ट इसी फोर्स से, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट इसी फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा? हो सकता है वो बोले कि नहीं 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 मेरे को नहीं आना, तो दूर से। मतलब पॉसिबल है कि आप छत पे खड़े हो जाओ तो अर्थ आपको धक्का, आप अर्थ को धक्का देना शुरू कर दो? पॉसिबल है कि अगर आप छत पे खड़े हो जाओ तो आप अर्थ को धक्का देना शुरू कर दो? पॉसिबल है। एक आदमी हवा में ऊपर उड़ रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ उससे दूर भागना शुरू कर दे? ये बंदा मेरे 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 बस की बात नहीं है ना। नहीं, क्योंकि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स है, तो वो भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। फोर्स का काम क्या होता है? किसी भी मास को एक्सेलरेट करना, मोशन में लाना। तो बेसिकली क्या है, अर्थ का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कितना होगा आपके पास? जी एम ई एम नॉट अपॉन में क्या होगा? आर ई का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा? जी एम ई एम नॉट, और अपॉन में कितना होगा आपके पास? आर ई का स्क्वायर। अर्थ है और एम ई मास ऑफ अर्थ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मास ऑफ अर्थ कैंसिल आउट हो गया, और अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट हो गया। तो अर्थ का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है अर्थ के मास पर। देखो, अर्थ का एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है। तो किसका मास ज्यादा है? क्या बात है, ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ का मास सेम हो सकता है? अर्थ का मास ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे? एज मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास एक्सेलरेशन जो होगा आपके पास में ऑब्जेक्ट में आता है, अर्थ का मास क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ के, क्योंकि अर्थ के मास पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है और ऑब्जेक्ट के मास पे अर्थ का एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज बड़ी है उस पर डिपेंड करने वाले का एक्सेलरेशन भी बड़ा होगा, और जो चीज छोटी है उस पर डिपेंड करने वाले का एक्सेलरेशन भी छोटा होगा। तो ये वजह आपके पास में, जितनी देर में आपके पास में ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है, अर्थ बेचारी हिल भी नहीं पाती, हल्का सा हिल पाती है। क्लियर है? आप एग्जाम्पल समझो, एक कार आती है, बहुत तेजी से आपके पास में गुस्से में आकर टक्कर मारती है, किसको? एक ट्रक को टक्कर मारती है। बेचारा ट्रक खड़ा हुआ था, कार ने टक्कर मारी, क्या होगा? ट्रक हल्का सा हिलेगा और कार पता नहीं कहां जाएगी। हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में? जी एम ई अपॉन में कितना होगा? आर ई स्क्वायर हो गया। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, ये जी हमारा वेरी करता है। देखो, अब हमारे पास में चीज स्टार्ट होती है कि हमारा ये जी वेरीज,
विद हाइट, ये हमारा जी हाइट के साथ में चेंज होगा, ये हमारा जी डेप्थ के साथ चेंज होगा, ये जी हमारा पोल पे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा, और ये हमारा जी जो इसने बोला था ना कि जो वेलोसिटी होती है आपके पास में गोची गोल गोल घूम रही है, तो उस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हमारे सिलेबस से कट गया है। वरना मैं आपको लॉन्गिट्यूड भी सिखाता, मैं आपको लैटिट्यूड भी सिखाता। अब आप ही खुद सोच के चलो ना कि जो लोग आपके पास में अर्थ पर हैं, अलग अलग जगह पर है, अर्थ जब रोटेट कर रही है तो वो सबके सब बाहर की तरफ फोर्स फील कर रहे हैं और अर्थ उन्हें अंदर की तरफ भी खींच रही है। तो अर्थ अगर ज्यादा तेजी से रोटेट करने लगेगी तो बाहर की तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, हम तो हल्का हल्का महसूस करने लगेंगे। और ज्यादा तेजी से खींचेगी तो जैसे ही झूला होता है ना आपके पास में गोल गोल घूमता है मैरी गो राउंड, तो जो मैरी गो राउंड होता है पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे घूमता है, तो लोग क्या होते हैं आपके पास में छोटे छोटे सर्कल में घूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपके पास में वो तेज तेज घूमने लगता है तो क्या होता है वो स्विंग्स उसके खुलने लग जाते हैं। देखा है आपने इस चीज को मैरी गो राउंड में, जिसमें कोई घोड़े पे बैठा होता है, कोई किसी पे बैठा होता है, तो वो आपके पास में स्विंग्स धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तो क्या उनका वो दूर दूर जाने लग जाते हैं और फिर जैसे वो झूला हल्का होना शुरू होता है वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। यही होता है आपका एग्जैक्टली अर्थ के साथ भी ऐसे होगा। अगर उसके आपने स्पीड बढ़ा दी तो हम सब ना अर्थ से दूर जाना शुरू कर देंगे और बाहर घूमना शुरू कर देंगे। अगर आपने स्पीड अर्थ की कम कर दी तो क्या होगा, अर्थ का जो फोर्स हम पे लग रहा है वो इतना ज्यादा लग जाएगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा, फिर हमारे को एक एक कदम रखना हमारे को मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि अर्थ की उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी उसके रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों पर जी डिपेंड करता है। लास्ट वाला पार्ट हमारे सिलेबस से हट गया लेकिन समझाना जरूरी था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि 9th क्लास का बच्चा ये चीज पूछ रहा है तो इसका मतलब उसके मन में क्यूरियोसिटी है आपके पास साइंस को लेकर। मैं तेरे को एक बात समझाता हूँ, देख एक बात समझ। जब मैं क्लास 11th में था ना तो मेरे को ना मतलब साइंस समझ में नहीं आती थी। सोच मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस करा, मैंने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल चेंज कर लिया। जैसे अभी ट्यूशन चेंज करते हैं ना, तो वहां मैंने स्कूल चेंज कर लिया। स्कूल क्यों चेंज करा, क्योंकि वो साइंस को पढ़ाते थे इंग्लिश में, टीचर आएंगे इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करेंगे और वो चले जाएंगे। और मैं ये कहता था साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश में समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है, लर्न करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कि आप इसको लर्न मत करो, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। तो मेरे को लगा कि स्कूल ही बेकार है। और मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मतलब मैं आज भी पापा की तारीफ करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं करा और मैं हिंदी मीडियम स्कूल में चला गया। इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में चला गया गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब अच्छे दिल्ली मुरादाबाद के अच्छे स्कूल जो केसीएम था, हाँ, तो केसीएम को छोड़ दिया मैंने और महाराजा अग्रसेन, जो आपका वहां पर महाराजा अग्रसेन है, महाराजा अग्रसेन में मैंने एडमिशन ले लिया जाकर। सिर्फ साइंस को मैं अच्छे से समझना चाहता था और ये डिसीजन मेरी लाइफ का, हाँ जी, ये डिसीजन मेरे बीच में मिड में छोड़ दिया। ये डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था। अगर नहीं होता, मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं आज पढ़ा नहीं पा रहा होता। क्यों? क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जिस सब्जेक्ट को समझा जाता है, इसको आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ सकते हो। आप अगर जर्मनी में जाओगे ना तो जर्मनी में साइंस आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, वो जर्मनी में पढ़ाते हैं। जर्मनी में अगर आप एमबीए करने जाओगे तो वो एमबीए की जो पूरी पढ़ाई है वो आपको जर्मनी में कराते हैं। ठीक है, आवाज चेक कर लिया आपने? जा रही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, हमसे कहते हैं जी वेरीज विद हाइट। अब आपका जी हाइट के साथ वेरी कर रहा है, कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर समझ के चलना। हमारे पास में क्या होता है कि अगर कभी भी 1 + x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाए, मतलब मैथ में एक छोटा सा रूल है, ये समझ लो आप, इसमें काम आने से समझा रहा हूँ। तो अगर कभी भी 1 + x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाए तो वो होता है आपके पास 1 प्लस में nx प्लस में n(n-1) अपॉन में फैक्टोरियल 2 कितना होगा x² अप टू डॉट 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 कितना होगा आपके पास लास्ट में x की पावर n। कहने का मतलब ये कि x की पावर 0 से स्टार्ट करते हो और आप उसको कहां तक लेके जाते हो, x की पावर n तक लेके जाते हो। और बीच में क्या आपके पास में हर बार एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा n, फिर आ जाएगा n के साथ n-1, नीचे फैक्टोरियल 2, आगे जाओगे तो n, n-1, अगला फैक्टर आ जाएगा n-2 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा n, n-1, n-2, n-3 अपॉन में फैक्टोरियल 4, ऐसे आते चले जाएंगे आपके पास। लेकिन हमारे को सिर्फ ये दो काम में लेने होते हैं, 1 + nx लेना होता है। ये पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए बस इस टॉपिक को करने के लिए। डिपार्टमेंट बोलिए भाई, पता नहीं। अब देखो हमारे पास में ये अर्थ है,
और ये अर्थ की रेडियस क्या आपके पास में आ रही है। आप ओरिजिन मतलब देखो इस अर्थ के सेंटर से कहां पर हो आपके पास में, पी पॉइंट पर हो, मैं इसको ए पॉइंट कह देता हूं। अब आप ग्राउंड से थोड़ा ऊपर चले जाते हो, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर कितना चले गए, एच हाइट ऊपर चले गए। अब देखो आप मुझे बताओ फोर्स ए पॉइंट पर कितना होगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, हाँ ना बताओ। ये होगा आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। एमओ से एमओ कट गया, इसे आपने जी बोल दिया, जी कितना आपके पास, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, ये आपको पता है, यहाँ तक का क्लियर है। आप चले गए पी पॉइंट पर, देखो आपने कहा एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर आपके पास में डिस्टेंस आर ई चेंजेस टू कितना हो जाएगा आपके पास, आर ई प्लस एच हो जाएगा। जो डिस्टेंस आपके पास आर ई था, जब आप एच हाइट ऊपर चले गए तो कितना बन जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो आपके पास में जी भी चेंज होकर क्या बन जाएगा, जी डैश बन जाएगा। तो ये जो जी डैश है ये बन जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में कितना होगा आपके पास, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना बताओ, यहां तक का क्लियर है। अब देखो आप कंपेयर करते हो, आपने क्या करा, जी डैश अपॉन में जी कितना होगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन में कितना होगा आपके पास, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आपने लिखा कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। देखो कैपिटल जी एम ई और कैपिटल जी एम ई कैंसिल आउट हो गए, क्या होगा आपका, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू कितना होगा, आर ई का स्क्वायर और अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट। तो आपके पास में जी डैश इज इक्वल टू बन गया जी, ब्रैकेट में आपके पास है आर ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो हमारा जी डैश इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट में आर ई प्लस एच को आप ऊपर ले आओ, आप आर ई को नीचे ले आओ, पावर कितनी होगी, -2 लिख सकते हो। पहले आप यहां तक का नोट कर लो, तो 150 कर लो, 150 मतलब 100 ले लें। तो जी डैश कितना होगा मैम, जी आपने क्या लिखा, आर ई के नीचे लिखा आपने आर ई और प्लस में लिखा आपने एच के नीचे भी क्या लिखा आपने आर ई, और पावर कितनी है, -2 है। देखो क्या फायदा होगा, आर ई से आपका आर ई कट जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, जी आर ई से आपका आर ई कट जाएगा 1, प्लस में कितना होगा आपका एच अपॉन में आर ई, और पावर कितनी होगी, -2। अब आपने इसको क्या करा, आपने इसको एक्सपेंड किया, मतलब आपने लिखा एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड निग्लेक्टिंग द टर्म्स ऑफ हायर पावर। मतलब आपने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया और हायर पावर के टर्म्स को इग्नोर कर दिया आपके पास। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को आपने कहां तक लिखा, 1 प्लस एन एक्स तक लिखा बस आपने, और आपने क्या लिखा, प्लस यहां पे लिख दिया अदर टर्म्स। इन अदर टर्म्स को आपने क्या करा है, इग्नोर कर दिया है। तो कितना होगा, जी डैश इज इक्वल टू होगा जी, ब्रैकेट में 1 प्लस एन, एन कितना आपके पास -2, और x कितना आपके पास h अपॉन में आर ई। अदर टर्म्स आपने निगलेक्ट कर दिए, क्यों निगलेक्ट कर दिए, रीजन समझो। आप h को किससे डिवाइड कर रहे हो, आर ई से। आर ई कितना है, 6400 किलोमीटर। h कितना है आपका, हाइट कितनी है आपकी, मान लो 10 किलोमीटर है। तो आप क्या कर रहे हो, 10 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर कितना आएगा, 1/640 आएगा। 1/640 को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि जो 640 है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 1000 है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.001 आएगा, हाँ ना बताओ। अब अगर मैं इस 0.001 का आगे की हायर पावर में स्क्वायर कर दूंगा तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा आपके साथ 0.00001 आएगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स होंगी वो तो बहुत छोटे छोटे आंसर्स देंगी, तो उनको निगलेक्ट करने में फायदा है, क्या फायदा उनको लेके चलने का। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको निगलेक्ट किया होता है। तो हमारे पास जी डैश कितना होगा, जी 1 प्लस एन इंटू कितना होगा आपके पास x। तो हमारे पास में जो जी डैश है, ये जी डैश होगा जी
1 माइनस में 2h और अपॉन में कितना होगा आपके पास RE, और आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये फाइनल आंसर है। ठीक है मैम, नोट कर लीजिए।